नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री की क्लास। अपने चल रहा था चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक, यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन ने एस ब्लॉक पूरा पढ़ लिया था, पी ब्लॉक स्टार्ट किया था। पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं ग्रुप? वर्ग 13, वर्ग 14, 15, 16, 17 और 18। वर्ग 13 पढ़ लिया था, बोरॉन परिवार। वर्ग 14 अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने जो कार्बन फैमिली है, ठीक है, उस कार्बन फैमिली के भौतिक और रासायनिक गुण अपन ने जान लिए थे। फिर मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कार्बन के बारे में चीजें बताऊंगा, क्योंकि कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज भी है। जनरल साइंस भी ऐसे बहुत सारे सवाल कार्बन से संबंधित पूछे जाते हैं, और आपके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्लास को ध्यान से देखना और मतलब बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल वेट करके मस्त यू नोट बनाना, और जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। मुझे खुद को इन चीजों को बनाने में, इन सब नोट्स को समराइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। बड़ी मेहनत करके मैं बनाता हूं, तो इसीलिए आप मेरी मेहनत को बेकार जाने न दे, उसको इज्जत करें और अच्छे से पढ़े। मैं चाहता हूं बस, अपने कुछ नहीं चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, बेनिफिट। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करेंगे किसकी? कार्बन की। किसकी बात करेंगे? कार्बन की। चलिए, तो कार्बन मतलब सी, इसको सी से करते डिनोट, आपको पता है, ठीक है, इतना तो कोई बताने वाली बात है नहीं। तो जो कार्बन है उसको सी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब वर्ग 14 का ये क्या है? प्रथम सदस्य है। तो वर्ग 14 का क्या? ये प्रथम सदस्य, यानी कि अपन जो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। तो ये टिन और लेड, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, काशी गए संत प्रभु। बात क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट चीज है कि भाई नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से कार्बन के दो स्थायी समस्थानिक है, ठीक है। नेचुरल रूप से कार्बन के दो स्थायी समस्थानिक है। दो क्या है? स्थायी समस्थानिक है, ठीक है। एक तो है C612 और एक है C613। एक है C612 और एक है C613। इनको कैसे लिखते हैं? इनको ऐसे भी लिखते हैं, C12 आप बोल सकते हो, इसको C13 बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, दो तो क्या स्थायी समस्थानिक है। कैसे है? स्थायी। बात क्लियर? एक होता है अन्य समस्थानिक, होता है C14, यानी कि वही 6C14। मतलब इनको कैसे भी लिखते, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, C14। बात क्लियर? इसमें ये 6 क्या है? किसको शो करता है? नाभिक में प्रोटॉन को, यानी कि ये क्या है? अपने एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो ये जो समस्थानिक हुआ उसमें क्या क्या चीज डिफरेंट हुई? भाई जो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, और ये क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन और इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन। समझ गए? न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग है। बात क्लियर? तो प्राकृतिक रूप से कार्बन के दो स्थायी समस्थानिक होते हैं, एक तो ये, और तो C12 और C13 का स्थायी है, जबकि एक अन्य समस्थानिक है C14, वो कैसा होता है? अस्थायी। क्योंकि ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। आपको पता है रेडियो एक्टिव कैसे होते हैं? अस्थायी टाइप के होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसका अर्धायु काल 5770 वर्ष होता है, ठीक है। ये आपको रखने का काम नहीं है कि मतलब ये मतलब अंक इतना वर्ष होता है, ऐसा कोई पूछा जाएगा, माइंड में रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। इतना वर्ष होता है, बेसिक आइडिया, ये ध्यान रखना। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग रेडियो कार्बन अंकन, यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है। यानी कि जो पुराने जो जीवाश्म वगैरह है, उनकी एज, उम्र, ये कितना पुराना है वगैरह, उन सारे मामलों में ये यूज होता है, ये C14। समझ गए? ये उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियो कार्बन अंकन, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग, तो जिससे क्या होता है? किसी भी चीज की जो पुरानी जो भी चीज है उसकी उम्र पता लगे, जैसे कि कितने साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, ऐसे वो चीजें पता लगाई जा सकती है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। और ये ध्यान रखना है, जनरल साइंस भी बहुत बार सवाल आता है। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि भाई अपन जब आवर्त सारणी में पढ़ेंगे, ये बात अपन पहले से हुई भी थी और बहुत बार हुआ भी है, कि जो भी अपन पढ़ेंगे जिस भी वर्ग में, उस वर्ग का जो पहला तत्व होगा ना, बाकी से डिफरेंट गुण होंगे उसके। समझ गए? बाकी से उसके गुण हमेशा डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे कि लिथियम का व्यवहार, वो बाकी सभी से डिफरेंट था। तो उसी प्रकार चीजें, मतलब जो वर्ग का प्रथम तत्व होता है ना,
उसका मतलब बाकी सभी से थोड़ा सा व्यवहार डिफरेंट ही होता है, समझ गए। तो जो अपना कार्बन है उसका भी व्यवहार क्या होता है, अब सामान्य व्यवहार होता है बाकी सभी से। तो कार्बन समूह 14 के अन्य सदस्यों से बहुत से गुणों में भिन्न है। निम्न कारण होते हैं, इसका छोटा आकार है, कार्बन का छोटा आकार, इसकी उच्च दृढ़ विद्युतता, इसका संकलन का गुण। एक चीज नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है, 2 पॉइंट तो पहले भी आते थे, ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं आई है, इसका संकलन का गुण, जो हमने पहले पढ़ा था आगे जब भौतिक गुण पढ़े उसमें। दूसरा, इसमें डी कक्षकों की अनुपस्थिति, मतलब बाकी जो इसके इस परिवार के जो सदस्य है उसमें डी कक्षक होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है। ये कुछ फैक्टर है, इसके कारण इसका व्यवहार क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसके कारण इसका व्यवहार होता है डिफरेंट। बात क्लियर? चलिए तो बड़े आगे, वो कुछ गुण है जिसमें अन्य सदस्य जो है कार्बन से भिन्न। तो एक तो कारण है परिवार के अन्य सदस्यों से कार्बन का जो गलनांक, कवतनांक, ये सारे क्या उच्च होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्बन हीरे के रूप में ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, ये भी ध्यान रखना पॉइंट। इसमें संकलन की अधिकतम प्रवृत्ति होती है, ये भी अपन ने बात कर रखी है। कार्बन में जो अन्य तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ पी पाई बहुबंध बनाने की कुछ प्रवृत्ति होती है। अब एक बात बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना तो अभी ये कुछ वर्ड आएंगे, जैसे संकरण हुआ, ये सिग्मा बंद हुआ, पाई बंद हुआ, अब इनको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये चीज अपने आगे आएगी, ठीक है, ये चीज अपने आगे वाले चैप्टर में आएगी, तब वो आप समझ जाओगे ये पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो आप लिंक कर लोगे आपस में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी ऐसा नहीं पी पाई बंद आ गया तो मैं पी पाई बंद समझाने बैठ जाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अपने आगे आएगी और कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं समझा दूंगा, ठीक। तो कार्बन में अन्य तत्वों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ पी पाई बंद बहुबंध बनाने की उच्च प्रवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट, CO2 गैस है, ये भी एक मेन बात है। CO2 गैस बाकी अन्य सदस्यों जो डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, ठोस होते हैं। बाकी जो अन्य सदस्यों के डाइऑक्साइड ठोस होते हैं, जैसे कि SiO2, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, यदि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें SiO2, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। जबकि CO2 क्या है, गैस है, ठीक है। CO2 क्या है, गैस है, जबकि अन्य सदस्यों के डाइऑक्साइड कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। डाइऑक्साइड यानी कि ये वाला पैटर्न। जो कार्बन है वो क्षारा द्वारा प्रभावित नहीं होता। कार्बन क्या करता है, क्षार से क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट इज, कार्बन में केवल S तथा P ऑर्बिटल ही बंध बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें S एंड P ऑर्बिटल वही क्या होते हैं, बंध बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। बात क्लियर? चलिए ये पॉइंट सारे ठीक है, चलो आगे। अब मेन बात आती है कार्बन के अपर रूप। क्या, कार्बन के अपर रूप, इनसे सवाल उठ के आ ही जाता है, कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है इनसे सवाल, ठीक है। तो इनको अपन अच्छे से समझने भी वाले हैं, ठीक है। कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है। पहला तो देख लो भी अक्रिस्टलीय कौन से होते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय होते हैं उसमें होता है कोयला, काजल, कार्बाइड, अशुद्ध कार्बन वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, ये होते हैं अक्रिस्टलीय। बात क्लियर? हालांकि आप लोगों में से अधिकतर को पता भी नहीं होगा, अभी 2 पार्टों में बांटते, कोई बताता भी नहीं है वैसे, ठीक है, इतना डीप में चीजें कोई नहीं समझाता। डीप में क्या मतलब, कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। कार्बन दोनों प्रकार के अपरूप देता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, समझ गए। कार्बन दोनों प्रकार के अपरूप देता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय के उदाहरण होते हैं कोयला, काजल, कार्बाइड, अशुद्ध कार्बन, ये सारे होते हैं अक्रिस्टलीय के उदाहरण, ठीक है। अब बात आती है मेन इसके ऊपर बात करनी है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये 2 मेन है इसके, ठीक है। और तीसरा होता है, तीसरा अपरूप है वो फुलरिन। हीरा और ग्रेफाइट 2 मेन अपरूप है और तीसरा होता है इसका फुलरिन, ठीक। ये कैसे, क्या है, हीरा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, हीरा है। और ये क्या है, ग्रेफाइट है, ये क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, समझ गए। ये किस प्रकार के है, क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप। और ये सारे अक्रिस्टलीय अपरूप, ये अक्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय, क्लियर। चलिए हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों इसी के उदाहरण है। अब बात करते हैं हीरा की। हीरा, डायमंड, ठीक है, कुछ भाग गायब तो नहीं हो रहा, हीरा है का निर्माण, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कट रहा है,
क्या दिख रहा है, पर उच्च उच्च दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, मतलब लगभग कुछ थोड़ी बहुत लाइन कट रही होगी वो और है। हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है, हीरा में क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक, ठीक है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे पॉइंट है, मैं बोले कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो किस पोजीशन में होता है, sp3 संकरित अवस्था में होता है। एक तो पहले आप देख लो, मैं आपको दिखाई देता हूं थोड़ा सा। ये होती है हीरे की संरचना, हीरा ऐसा दिखता है, मतलब दिखता क्या, मतलब जो आंतरिक संरचना होती है अपने को दिखता नहीं है ऐसा, ठीक है, सॉरी। ये मतलब अंदर से इस टाइप की जो बॉन्डिंग वगैरह होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। ये देख लिया आपने, ठीक। अब देखो ये सारे क्या है, कार्बन परमाणु है। ये कार्बन, ये सी, ये वाला भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ठीक है, ये भी सी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे बात आएगी मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एक तो हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। परीक्षा में ऐसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट 2 नंबर फिक्स, ठीक है। तथा ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़ा होता है। ये क्या होता है, एक जो कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से, एक किसे जुड़ता है, अन्य 4 से जुड़ता है। किस प्रकार जुड़ता है, चतुष्फलकीय ज्यामिति में। चतुष्फलकीय ज्यामिति मतलब ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये एक है ना, 1 2 3 और 4 के साथ जुड़ रहा है। आप जहां कहीं भी देखो, इसको देखोगे, इस सी को देखोगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो एक सी वो 4 सी के साथ, एक सी 4 सी के साथ क्या करता है, बंध बनाता है। और ये बंध किस टाइप के होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं ये सहसंयोजक बंध होते हैं। ध्यान रखना, हीरा ग्रेफाइट वगैरह सभी में कैसे होंगे, ये सहसंयोजक। कैसे होंगे, ये सहसंयोजक। ये बात खोपड़ी में बिठा के रखना, ठीक है। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति, चतुष्फलकीय ज्यामिति में अब ये जैसे कि इसको ऐसे देखोगे ना, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति टाइप में बनेगा, ठीक है ना। ये मतलब 4 टाइप होते हैं ना, मतलब एक फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई वो 154 पीएम होती है। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं, पीएम होती है पिकोमीटर, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, वो होता है पिकोमीटर, ठीक है। जैसे कि मिली हुआ कितना, 10⁻³ माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12। तो 154 इंटू 10⁻12, समझ गए कैसे। जहां ये एमएम होता है मिलीमीटर, ठीक है। फिर कुछ माइक्रोमीटर भी होता है, म्यूएम, मिली, माइक्रो, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये आएगा सारी चीजें आगे जब अपन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तब भी आएगा, और आगे भी चीजें आएंगी, वैसे अपन देखते जाएंगे इनको। मिलीमीटर यानी मीटर तो होता है, ये मिली यानी 10⁻³ मीटर, माइक्रो यानी 10⁻6 मीटर, नैनो यानी 10⁻9 मीटर, पिको यानी 10⁻12 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच की लंबाई होती है 154 इंटू पी की जगह जाएगा 10⁻12 मीटर। बात क्लियर, ये हो जाएगा पिकोमीटर, ओके। चलिए बढ़ते आगे। तथा कार्बन परमाणु दृढ़ त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। तो फिर क्या होता है इस कंडीशन में, कार्बन परमाणु दृढ़ यानी कि मजबूत त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। हीरे की संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। यह भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया सवाल, हीरे की संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। और ऑप्शन कैसे आए थे, ऐसे, अदिशात्मक सहसंयोजक, ठीक है, दिशात्मक सहसंयोजक, दिशात्मक आयनिक। तो घुमा फिरा की चीजें कैसे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अतः आपको पता है सहसंयोजक तो हो गई, हीरा है तो सहसंयोजक हो गई, हीरा ग्रेफाइट वगैरह सभी में क्या होता है, सहसंयोजक होता ही है, ठीक है। अतः इस विस्तृत सहसंयोजक बंधन को तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है, तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। इसीलिए हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर ठोस पदार्थ है। समझ गए, हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर ठोस पदार्थ है।
रीजन आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। चलिए, इसका घनत्व, गलनांक तथा अपवर्तनांक उच्च होता है, तीनों ही इसके उच्च होते हैं। इसका घनत्व, गलनांक तथा अपवर्तनांक उच्च होता है, ठीक है। ये पॉइंट बाय पॉइंट, बड़े भले आपको मैंने ऐसे पैराग्राफ में लिखा दिया हो, मेरे तो क्या भाई ऐसे लाके सेट करना है बोर्ड पे, आपको समझाना है, मैंने भले ऐसे इसको एक पैराग्राफ रूप में लिख दिया, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, नोट्स बनाओ ना, तो ऐसे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, जैसे कि दूसरा, जैसे कि पहला हीरे में स्टील जालक होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संगृहीत अवस्था में होता है, ठीक है, जो कि अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है ना, ताकि आपको पढ़ने में, मतलब ये याद करते वक्त चीजें क्या होती है, थोड़ा बहुत सेट इंटू सेट की होती है ना, तो उनको पढ़ने में मजा आता है। ऐसे ऐसे देखोगे, अरे यार ये इतना क्या है, ठीक है। तो इसका घनत्व, गलनांक तथा अपवर्तनांक उच्च होता है। मैं तो क्या बंदा अकेला हूँ, एक ही आदमी हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, चीजें इतनी सेट करता हूँ, नोट्स अगर, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब मैं इनको एक एक लाइन ऐसे लिखूंगा, एक एक लाइन सेट करूँ, इतना टाइम है नहीं, ठीक है। बाकी मटेरियल आप चीजों को मतलब अच्छे से ढंग से पॉइंट वाइज लिखना, बात ये की है, ठीक है, बात कोई दूसरी नहीं है। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने, ये भी मेन बात है, ये भी मेन बात है। हीरे में बहुत बार सवाल पूछा गया है, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, तो ये विद्युत का क्या हुआ, कुचालक। हीरे कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता है। और ये क्या होता है, अक्रिय भी होता है। अक्रिय मतलब ये किसी से रासायनिक क्रिया भी नहीं करता। सिंपली हीरा जो है किसी से रासायनिक क्रिया भी नहीं करता, इसलिए हीरे की चमक हमेशा बनी रहती है। हीरा चमकीला बना रहता है, ठीक है ना, हीरे की चमक हमेशा बनी रहती है। हीरा जैसी बहुत सारी चीजें आपने देखा, आसपास की वायु से क्रिया कर लेती है, जो पास के जो जल वाष्प है, नमी है, उनसे क्रिया कर लेती है। हीरा किसी से क्रिया नहीं करता, हीरा हीरा होता है, ठीक है। अपन बोलते हैं मराठी में तो हीरो है, मतलब हीरो, तो हीरा है, मतलब हीरा मतलब बहुत तगड़ी शानदार चीज, ठीक है। लेकिन उच्च ताप पर, कितने, 975 केल्विन, इतने उच्च ताप पर ऑक्सीजन में जलकर CO2 बनता है। इतना उच्च ताप तो अपने आसपास तो होता नहीं है, नॉर्मली जो अपन जो रहते हैं वहां तो इतना उच्च ताप होता नहीं है, ठीक है। वहां तो कितना होता है, 300 केल्विन के आसपास का मामला है, 300 320 तक का, ठीक है। तो इतना ताप, मतलब हीरा अगर आपने घर पे पड़ा तो कोई दिक्कत है नहीं है, अब इसको भट्टी में कहीं ऐसे जला दो तगड़ा वाला 975 केल्विन में, तब वो बात और है। तो CO2 बनाता है हीरे का उपयोग, तो समझ गए। तो उच्च ताप पर, कब, उच्च ताप पर, कितना, इतने ताप पर ऑक्सीजन में जलकर CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2। खुद हीरा क्या है, कार्बन है, C है, और ऑक्सीजन मिलेगा C+O2, CO2 बन जाएगा। चीजें वही है, सिंपल सी, ठीक है। हीरे का उपयोग धार तेज करने के लिए, हीरे का उपयोग धार तेज करने के लिए, ये आपको पता ही ये चीज है, ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। और अपघर्षक के रूप में, अपघर्षक के रूप में भी, ठीक है, हीरे की घिसाई वगैरह वो चीजें नहीं होती, मतलब, ठीक है। तो ये किसी चीज के, मतलब ये खुद क्या है, कठोर होता है। तो किसी चीज को घिसना है, किसी को काटना, जैसे कांच को काटने में हीरा काम में लिया जाता है, तो किसी को काटना वगैरह, इन चीजों में हीरा बहुत काम आता है, ठीक है। ये खुद कैसा कठोर होता है। ये रूपदा जैसे डाई कास्टिंग में, ठीक है, तथा प्रकाश विद्युत लैंप में टंगस्टन तंतु फिलामेंट बनाने में काम में लिया जाता है। टंगस्टन तंतु यानी कि फिलामेंट, जैसे आपको पता है बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे बल्ब के अंदर ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। अब ये फिलामेंट, इसको काटना है, वो पतली बिल्कुल ऐसे, मतलब शेप में चीजें तैयार करनी, तो उसमें हीरे का उपयोग होता है, समझ गए। इस फिलामेंट तंतु को काट के बनाने में हीरे का उपयोग, हीरा क्या बिल्कुल बारीकी से सही काटता है, मस्त, ठीक है। हीरा खुद बहुत कठोर होता है, ठीक है। हीरे की संरचना है, समझ गए, हाँ, बात क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रेफाइट, इसकी बात करेंगे, ग्रेफाइट की। हाँ, ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का होता है। हीरा तो कैसा चमकीला होता है, हीरा कैसा होता है, पारदर्शी और चमकीला होता है, ठीक है। यहाँ के पीछे लिखा होता है कि पारदर्शी चमकीला, नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सारी लिख नहीं पाता हूं मैं, ठीक है। वो लिखा हुआ नहीं था। हीरा कैसा होता है, पारदर्शी और चमकीला होता है, ठीक है। जबकि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, गहरे धूसर रंग का होता है। मैंने बताया ना, फोटो मैंने देखी थी पीछे, गहरे धूसर रंग का, यानी कि जो ये देखो,
हाँ ये देखो ना, ये गहरे और दूसरे रंग का ये हो गया, और ये तो क्या पारदर्शी टाइप का चमकीला है। ठीक है, चलिए इसकी परतीय संरचना होती है, ये ध्यान रखना है। ग्रेफाइट की कैसी होती है? परतीय संरचना, एक लेयर टाइप होती है, बिल्कुल परत के टाइप में। ठीक है, ग्रेफाइट किस रूप में होता है? एक मतलब परत, बहुत बारीक बारीक परत, मतलब ऐसे चिपकी रहती है, बहुत बारीक बारीक परत। ठीक है, किस टाइप में होता है? परतीय संरचना टाइप में होता है। ठीक है, और आप देखोगे भी ना तो ध्यान पड़ जाएगा इसको, भले आप इंटरनेट में खुद इमेज सर्च कर लेना, इसको ध्यान से देखना। इसमें ये परत की परत होती है, ऐसे लेयर लेयर, ऐसी पतली पतली ऐसे परत की परत चिपकी हुई रहती है। ठीक है, हाँ ये परत है वो वांडरवाल बलों द्वारा जुड़ी होती है, ये भी मेन पॉइंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सवाल कहीं से भी कैसे भी उठ सकता है। ये परतें कैसी होती है? वांडरवाल बलों से जुड़ी होती है, और दो जो परत होती है उनकी बीच की दूरी होती है 340 पीएम, वही पिकोमीटर। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सी बंध की लंबाई 141.5 पीएम। आपको ये याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है। ठीक है, ऐसे में लिखवाया है, थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, तुलना पूछ सकते हैं, कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि भाई वहां पे लंबाई जैसे कि हीरे में कितना 154 था, 154 पीएम, ये देखो हीरे में आप 154। तो चीजें में वो पूछ सकते, इसमें ज्यादा कम चीजें हुई तो वो थोड़ा सा उसके लिए आइडिया है। ठीक है ना, एग्जैक्ट आपको पता नहीं रखना कि भाई 141.5 ही होता है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बेकार बात है नहीं। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकलित होता है। अब देखो ये मेन बात, वहां पे हीरे में क्या था? sp3 संकलित था। हीरे में क्या था? sp3 संकलित था। इसमें क्या होता है? sp2 संकलित होता है, ये भी ध्यान रखना बात। तथा तीन निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बंध बनाता है। अब देखो ये क्या, 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जबकि हीरे में एक कार्बन 4 से जुड़ता था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो हीरे में तथा अन्य 4 कार्बन परमाणु से, जबकि ये क्या है? ग्रेफाइट में एक कार्बन, अन्य 3 कार्बन परमाणु से। ठीक है, निकटवर्ती 3 तथा 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाता है, जबकि चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बनाता है? पाई बंध, PIE में लिखा है, पाई बंध बनाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परतों के मध्य विस्तारांतरित तथा गतिशील होते हैं। इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं? जो परत के मध्य विस्तारित, मतलब विस्तारित करते हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, विस्थापित होना। ठीक है, और गतिशील होते हैं। ठीक है, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये भी पॉइंट खोपड़ी में बिठा लेना। ठीक है, ग्रेफाइट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, हीरा तो बहुत कठोर है, उसको तोड़ नहीं सकते। हीरा तो दूसरी चीजों को तोड़ता है, काटता है, लेकिन ग्रेफाइट को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है, मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? धात्विक चमक होती है। मैंने देखा ना, जो अपन ने काले दूसरे रंग का वो दिखाया मैं फोटो, उसमें धातु टाइप में चमकला नहीं, मतलब काला है लेकिन थोड़ी सी चमक है ना, वो वाली बात है। ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है। मतलब ये कार्बन का स्थायी अपरूप है। ये कैसा है? स्थायी अपरूप। स्थायी मतलब ये अपरूप किसी दूसरे रूप में नहीं बदलता, मेन बात ये है, ये स्थायी अपरूप है। कार्बन का स्थायी अपरूप पूछे तो ये है। क्यों? क्योंकि दूसरे रूप में नहीं बदलता। आपने देखा होगा हीरा तो भले ही वो अक्रिय है, लेकिन 975 केल्विन पर जब गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो CO2 में बदल जाता है, लेकिन ये बहुत कितना भी ताप दो उस ताप को हैंडल कर लेता है। ठीक है ना, तो ये कार्बन का क्या है? अस्थायी स्थायी अपरूप है। ठीक है, और मेन बात और देखो, उच्च ताप पर जिन मशीनों में स्नैक यानी कि चिकना करने के लिए, ठीक है, स्नैक के रूप में तेल का प्रयोग नहीं हो सकता। तेल का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि तेल तो जैसे ही गर्म करोगे बाकी चीजों में चेंज हो जाएगा, चीजें उसकी बदल जाएगी। ठीक है, उनमें ग्रेफाइट को शुष्क स्नैक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहां पर ताप उच्च होता है उस ताप पर भी ये ग्रेफाइट अपने आप को संभाल के रखना है। ग्रेफाइट कोई टूटता फूटता नहीं, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता। ठीक है, तो ये उच्च ताप पर भी किसी से क्रिया नहीं करता, कुछ भी मतलब इसमें गड़बड़ नहीं होती, जैसा है वैसे का वैसा रहता है। ये मतलब उच्च ताप पर भी क्या है? स्थायी है। ठीक है, ये उच्च ताप पर भी स्थायी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये उष्मागतिकी रूप से ग्रेफाइट बहुत ज्यादा, उष्मागतिकी रूप से ग्रेफाइट बहुत ज्यादा मतलब स्थायी है। ठीक है ना, हीरे के मुकाबले ग्रेफाइट
उष्मागतिकी रूप से बहुत ज्यादा स्थायी लिख लेना, अगर मैंने लिखवाया नहीं लाइन तो ये कहीं आगे लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई शायद, ठीक है। हाँ, हीरे की तुलना में जो ये ग्रेफाइट होता है वो उष्मागतिकी रूप से बहुत ज्यादा स्थायी है। कारण वही मैंने बताया कि भाई ये क्या है, कार्बन का स्थायी अपरूप है, ये किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कितने भी उच्च ताप पर, नॉर्मली क्या होता है कोई चीज किसी के साथ क्रिया नहीं करती ना, तो यदि उसको उच्च ताप पर क्रिया करवाए तो वो क्रिया हो जाती है, लेकिन ग्रेफाइट में वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेफाइट बहुत ज्यादा स्थायी है, क्लियर। चलिए लिख लेना, ठीक है, उष्मागतिकी रूप से ये स्थायी, कार्बन का स्थायी अपरूप या फिर सर्वाधिक स्टेबल अपरूप है, ठीक है, उष्मागतिकी रूप से। नेक्स्ट ये देखो, ये होती है ग्रेफाइट की संरचना, एक लेयर के रूप में होती है परत, ये देखो ये परत होती है ऐसे, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, षटकोणीय होता है, षटकोणीय लिखा होता है, षटकोणीय वाला, देखो षटकोणीय वाले, तो षटकोणीय वाले क्या हुई, ये षटकोणीय वाले वही ना, ये वाली, ये होगी षटकोणीय वलय, बात क्लियर, ठीक है। और जो एक कार्बन है वो तीन के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि इसको देख लो, ये देखो इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, हीरे में वो चार के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आता है फुलरीन्स, फुलरीन, ठीक है। क्या आता है, फुलरीन। फुलरीन भाई साहब क्या बोलते हैं, फुलरीन भाई साहब बोलते हैं कि हीलियम, ऑर्गन आदि उत्कृष्ट गैसों की उपस्थिति में, उत्कृष्ट यानी कि जो नोबल गैस होती है, जो अक्रिय गैस होती है, हीलियम, ऑर्गन, ये क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है। इनकी उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म करने पर फ्लोरीन का निर्माण होता है। विद्युत आर्क मतलब एक बहुत ज्यादा मतलब, ठीक है, ये विद्युत आर्क मतलब बहुत ज्यादा ही, उस स्थिति में क्या है, ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म करने पर क्या बनता है, ये ग्रेफाइट खुद किसमें बदल जाता है, फ्लोरीन का निर्माण होता है, इसमें बदलता है, ये फ्लोरीन में बदल जाता है, ठीक है। अब देखो, फुलरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है, ये भी ध्यान रखना, फुलरीन क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन का बिल्कुल प्योर टाइप है, शुद्धतम रूप, ठीक है, ये समझ लेना आप। देखो मेन पॉइंट कैसे हुए, फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है, हीरा उष्मागतिकी रूप से मतलब कार्बन का स्थायी अपरूप है, जबकि सॉरी मतलब ये हीरा तो मतलब क्या है, हीरा नहीं है वो, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। हीरा जो है वो क्या है, सबसे कठोर है, ठीक है, और जो अपना ग्रेफाइट होता है वो उष्मागतिकी रूप से सबसे स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स है जिनको मतलब आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, सवाल कैसे भी उल्टा सीधा घुमा के किसी भी वे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्योंकि फ्लोरीन में किसी प्रकार का झूलता बंद नहीं होता, ठीक है, फ्लोरीन में किसी प्रकार का झूलता बंद नहीं होता, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, फ्लोरीन की संरचना पिंजरानुमा होती है, कि पिंजरे टाइप ही है, दिख ही रहा है वैसे। C16 इसको क्या बोलते हैं, C16 अणु की फुटबॉल के समान आकृति होती है, ध्यान रखना ये थोड़ा, C16 जो अणु है इसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है, अतः इससे बकमिनिस्टर फुलरीन या बकीबॉल यानी कि गोलाकार फुलरीन, तो कहने का मतलब ये हो कि फुलरीन में भी डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। अब सारे फुलरीन को आप बकीबॉल नहीं बोल सकते, एक गोलाकार फुलरीन होता है, जैसे कि ये आपके सामने, उसको भी बोलते हो बकीबॉल, ठीक है, ध्यान रखना। आप अपन क्या करते हैं, बहुत सारी जगह मिस्टेक ये होती है कि इसको बंग मिनिस्टर फुलरीन या बकीबॉल कहते हैं, सारे फुलरीन बकीबॉल नहीं होते, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अतः इसे बकमिनिस्टर फुलरीन या बकीबॉल गोलाकार फुलरीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बकीबॉल किसको बोलते हैं, गोलाकार फुलरीन को बोलते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं, जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं वो मोस्टली किसका होता है, इस गोलाकार फुलरीन का ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है हेक्सागोन, एक होता है पेंटागोन, ठीक है। ये होता है कार्बन एटॉम, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कहने का मतलब हुआ, ये हुआ सहसंयोजक बंध, ये क्या हुआ, सहसंयोजक बंध, ठीक है। ये हो गया पेंटागोन यानी कि पंचकोणीय, ये हो गया षटकोणीय, ठीक है, ये हो गया षटकोणीय, ये क्या हो गया पंचकोणीय,
ये बातें आगे आएगी, मैं भी बताता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो, फुलरिन में 20 वलय, ठीक है, 20 वलय 6 सदस्य यानी षटकोणीय। फुलरिन में 20 कैसी होती है? षटकोणीय, तथा 12 वलय 5 सदस्य यानी कि पंचकोणीय होती है। समझ गए? फुलरिन में 20 तो कैसी होती है? 20 वलय होती है पंचकोणीय, सॉरी षटकोणीय। 20 वलय कैसी होती है? षटकोणीय। और जो 12 वलय होती है वो कैसी होती है? पंचकोणीय। वो कैसी होती है? पंचकोणीय। समझ गए? ये बात ध्यान रखना, ये इसको ऐसे शब्दों में भी लिख लेना, मतलब 20 12 बना के षटकोणीय पंचकोणीय। ये देखो, ये मैंने बताया ना, ये तो होती है षटकोणीय। ये शेप तो कितने होते हैं? ये षटकोणीय ये तो होता है 20, ठीक है। और ये है पंचकोणीय, ये कैसा है? पंचकोणीय। ये होते हैं 12, ठीक है। समझ गए? और ये अपने सारे ये क्या शो करते हैं? कार्बन एटॉम शो करते हैं, ठीक है। ये सहसंयोजक बंद होता ही है बीच वाली से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बात होगी क्लियर? फुलरिन में 20 वलय 6 सदस्य यानी षटकोणीय तथा 12 वलय 5 सदस्य यानी कि पंचकोणीय होती है। एक 6 सदस्य वलय 6 अथवा 5 सदस्य वलय के साथ संकलित होती है। अब देखो, एक जो षटकोणीय वलय होती है वो षटकोणीय के साथ भी जुड़ती है और पंचकोणीय के साथ भी जुड़ती है। एक जो षटकोणीय वलय है 6 सदस्य वाली, ठीक है, वो षटकोणीय के साथ भी जुड़ती है और पंचकोणीय के साथ भी जुड़ती है। यानी कि एक 6 सदस्य वलय 6 अथवा 5 सदस्य वलय के साथ जुड़ती है, दोनों के साथ जुड़ती है। जबकि जो 5 सदस्य वाली वलय है वो केवल और केवल 6 सदस्य वलय के साथ संकलित होती है। यानी कि एक पंचकोणीय किसी दूसरे पंचकोणीय से नहीं जुड़ता है। ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट है सारे, ठीक है। जबकि 5 सदस्य वलय केवल 6 सदस्य वलय के साथ संकलित होती है। बात क्लियर? फ्लोरीन के सभी कार्बन परमाणु समान होते हैं तथा ये sp2 संकलित होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जिस प्रकार हीरे में कैसा होता है? sp3, फ्लोरीन और ग्रेफाइट में sp2 होता है, ठीक है। इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है तथा चौथा इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर विस्थानांतरित रहता है। अतः ये फ्लोरीन में क्या होता है? एरोमेटिक गुण होता है। फ्लोरीन में क्या होता है? एरोमेटिक गुण होता है, ठीक है। फ्लोरीन के गेंदनुमा अणु में क्या होता है? 60 वर्टिक्स होते हैं, 60 कैसे होते हैं? शीर्ष टाइप, मतलब ऐसे पॉइंट टाइप, ठीक है। तथा प्रत्येक उद्योग यानी कि शीर्ष होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा, वर्टिक्स यानी शीर्ष पर एक कार्बन परमाणु होता है जिस पर एकल तथा द्विबंध दोनों होते हैं, ठीक है, जिनकी सी बंध लंबाई, ये ठीक है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल देख लिया। फ्लोरीन एक सममित अणु है तथा इसके यौगिक विद्युत का चालन करती है, ये ध्यान रखना बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन भी कैसा होता है? विद्युत का चालक होता है। तो हीरा कैसा होता है? कुचालक होता है। बाकी फ्लोरीन और ग्रेफाइट दोनों कैसे होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। फ्लोरीन और ग्रेफाइट कैसे होते हैं? दोनों विद्युत के चालक होते हैं। बात क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आप भी चाय नाश्ता कर लो। वैसे मैंने कोई चाय नाश्ता नहीं किया, मैं पानी पी के आया हूं, ठीक है। तो लगातार 30 मिनट बोलिए आप, तो आगे और बोलना है तो पानी जरूरी है, पानी पीते रहना चाहिए। आप भी जब पढ़ाई करो, जब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा घुट ले लिया करो पानी का, थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा 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 पी लिया करो, ये अच्छा रहता है, ठीक है। पानी पीना अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा करके। अब देखो, अब बात आती है कार्बन के उपयोग कि भाई साहब जो कार्बन होता है, कार्बन के क्या उपयोग है सर, उसकी बात कीजिए। तो प्लास्टिक पदार्थ में ग्रेफाइट को अंत स्थापित करके उच्च सामर्थ्य युक्त हल्की वस्तुएं बनाई जाती है। प्लास्टिक पदार्थ में ग्रेफाइट को अंत स्थापित करके उच्च सामर्थ्य युक्त हल्की वस्तु बनाई जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं? प्लास्टिक पदार्थ में ग्रेफाइट को अंत स्थापित करके उच्च सामर्थ्य युक्त हल्की वस्तु, यानी कि जो प्लास्टिक होता है उसमें ग्रेफाइट को डाला जाता है, अंत स्थापित किया जाता है, उससे उच्च सामर्थ्य वाली हल्की वस्तु बनाई जाती है। अब मैं आपको मस्त एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट में भी सुना होगा आपने कभी ऐसा, कभी कि ऐसा फोन आ रहा है, बहुत पतला फोन आ रहा है, सुना होगा आपने, बहुत पतला फोन आ रहा है, बिल्कुल जैसे कि पेपर के जैसा। तो पतला फोन क्यों बना? वो उसमें ये जो ग्रेफाइट है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है।
ग्रेफाइट का बहुत बड़ा रोल है, वो ग्रेफाइट के कारण ही पॉसिबल हो पाया। अगर ग्रेफाइट नहीं होता तो ये फोन इतना पतला नहीं हो पाता। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो इसकी ग्रेफाइट की सहायता से अपन उच्च सामर्थ्य युक्त हल्की वस्तुएं बनाई जाती है। क्लियर? इन वस्तुओं का उपयोग मछली पकड़ने की छड़, ठीक है, टेनिस रैकेट और वायुयान बनाने में भी होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल वो भी आप ध्यान लेना, जो पतला फोन है बिल्कुल, ठीक है, जो एंड्रॉइड फोन की मार्केट में बातें हो रही है अभी, ठीक है, बिल्कुल बारीक जैसी पतले फोन की बात हो रही है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे लेयर वाला, ठीक है, जैसे कि पेपर जैसा, वो किस कारण पॉसिबल हो पा रहा है? इस ग्रेफाइट के कारण। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने तथा औद्योगिक विद्युत उपकरण में किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में वगैरह काम में लिया जाता है। अत्यधिक संकृत चारकोल, एक होता है चारकोल। चारकोल भी क्या होता है? मतलब वही, मतलब जो है ना, कार्बन है, कार्बन का एक टाइप है। ठीक है, चारकोल में क्या था? कार्बन आता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं? जहरीली गैसों को अवशोषित करने में होता है। ठीक है, सक्रिय चारकोल का उपयोग जहरीली गैसों को अधिशोषित करने में होता है। इससे जल वाटर फिल्टर में भी कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने तथा वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। समझ गए? फिल्टर की तरह काम आता है। समझ गए? तो चीजें जो बेकार गैसें होती है, जहरीली गैसें होती है, उनको फिल्टर करके साइड में करना, फिर ठीक है, या फिर उनको अवशोषित करना, उन चीजों में ये चारकोल काम में आता है। तो चारकोल किसका टाइप है? हीरे का, सॉरी, कार्बन का टाइप है। ठीक है, कार्बन ब्लैक एक चीज होती है, कार्बन ब्लैक, उसका उपयोग काला रंजक यानी कि ब्लैक डाई, ठीक है, जो ब्लैक डाई नहीं होती काले रंग की, बनाने में तथा स्वचालित वाहनों के टायर में पूरक के रूप में किया जाता है। जो टायर में जो चीजें होती है, ठीक है, उनमें भी मतलब ये काम में आता है। ठीक है, एक होता है कोक। ये चारकोल, कोक, कोयला, ये सारे क्या है? कार्बन ही है। ठीक है, हाँ, का उपयोग मुख्यतः धातु क्रम में अपचायक के रूप में तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है, सभी को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखना, बहुतों को पता नहीं होता, एक जो होता है कैरेट, अपन बोलते हैं ना हीरे को, ठीक है, हीरा एक कैरेट मतलब होता है 200 मिलीग्राम। हीरे का एक कैरेट अपन बोलते हैं ना, ये एक कैरेट एक्चुअली में होता है 200 मिलीग्राम। बात क्लियर? ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम। अब देख लो, ठीक है, एक अपन जब बात करते हैं एक केजी, मतलब इसका मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब ये जो ग्राम के अंदर भी मिलीग्राम है, यानी कि जो एक ग्राम का मतलब ये 1/5 भाग समझ लो उसको। ठीक है, 1/5 भाग है, तो देख लो 200 मिलीग्राम। मिलीग्राम यानी कि 200 इंटू 10⁻³ मिली। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, ठीक है, ये होता है एक कैरेट। बात क्लियर? चलिए, ये हो गया कार्बन वाली चीजें, हीरा, ग्रेफाइट और ये। अब मेन बात आती है, और भी मस्त चीज आती है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनको जानना बहुत जरूरी है। ये मतलब ये क्लास बहुत इंपोर्टेंट, इससे आपको सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, ये गारंटेड है। ठीक है ना? बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं? कार्बन के ऑक्साइड की। तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अपन 3 ऑक्साइड पढ़ेंगे। पहले भी मैंने बताया जब कार्बन के ऑक्साइड 3 बात की थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड, ये 3 की अपन बात करेंगे। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो होता है CO। क्या होता है? CO। जब गर्म कोक पर, कोक यानी कि वही, ठीक है, ये CS सॉलिड, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, गर्म कोक पर भाप को प्रवाहित किया जाता है तो CO प्लस H2 का मिश्रण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे जल गैस अथवा संश्लेषण गैस कहते हैं। अब देखो बात समझो, ये क्या है? CS, S मतलब क्या? सॉलिड। हमेशा जो आप समीकरण देखो ना, ये इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक वाली जो इक्वेशन, इसमें S ये बताता है यानी कि सॉलिड है, ये क्या? ठोस पदार्थ है।
ये H2O, ये क्या गैस है, ये क्या गैस है। देखो गैस किस लिए है, क्योंकि जब गर्म कोक पर भाप, तो भाई पानी की भाप बन गई, गैस रूप में आ गया, H2 तो H2 ही रहेगा। लेकिन बर्फ होता है भाई, बर्फ को भी क्या बोलोगे, H2 बोलोगे, पानी को भी क्या बोलोगे, H2 बोलोगे, और जब पानी को गर्म करोगे भाप बनेगी तब भी उसको क्या बोलोगे, H2 बोलोगे। ठीक है हाँ, पर भाप को प्रभावित किया जाता है तो CO प्लस H2 का मिश्रण उत्पन्न होता है, तो CO प्लस H2 का मिश्रण उत्पन्न होता है। ठीक है हाँ, तो अब देखो ये क्या है, कोक है, ये क्या है, कोक, इसमें ये भाप, ठीक है, कोक के ऊपर भाप का किया प्रवाह, तो क्या बना, एक तो बना CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, और H2 हाइड्रोजन, ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, इनको मिक्सर को क्या बोलते हैं, CO प्लस H2, इन दोनों को जो मिश्रण है इसको बोलते हैं जल गैस। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना ही है, ये तो बना ही है, लेकिन अब ये भी साथ में आया, तो इनका जो CO प्लस H2 का जो मिश्रण होता है इसको बोलते हैं जल गैस। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, CO प्लस H2 का मिश्रण जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जल गैस या फिर वाटर गैस। ठीक है, समझ गए, अथवा संश्लेषण गैस कहते हैं, ये ध्यान रखना पॉइंट, समझ गए, जल गैस अथवा संश्लेषण गैस कहते हैं। ये क्या है, CO प्लस H2, CO प्लस H2, बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, जब भाप के स्तर पर वायु प्रयुक्त की जाती है, यानी कि पहले यह क्या भाप था, अब इसके स्तर पर वायु प्रयुक्त की जाती है, तो क्या हो गया, 4N2G, ये बन जाएगा एक मिनट तो क्या होता है, तब CO तथा N2 का मिश्रण प्राप्त होता है, तब क्या हो जाएगा, CO तथा N2 का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे उत्पादक गैस कहते हैं। अब CO प्लस N2 का मिश्रण बन जाएगा, फिर उस केस में CO तो बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगी, साथ में N2 भी आ जाएगी, नाइट्रोजन भी आ जाएगी। नाइट्रोजन कहां से आएगी आपको पता है, भाई वायु लाई है, तो वायु के अंदर नाइट्रोजन तो होती है, ज्यादा मात्रा किसकी, नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन खुद क्रिया करके ये बन जाएगा मामला। ठीक है भाई, एक तो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और वायु में अंतर होता है, ध्यान रखना। ठीक है हाँ, ऑक्सीजन होती है और वायु का एक पार्ट है ऑक्सीजन, तो ठीक है, जबकि वायु में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है हाँ, तो ये बनता है CO प्लस N2। ठीक है, तो यहां दो चीजें आई है, ध्यान रखना, इसको उत्पादक गैस बोलते हैं। एक तो होता है CO प्लस H2, इसको तो बोलेंगे जल गैस, और एक होता है CO प्लस N2, इसको बोलेंगे उत्पादक गैस। ठीक है, जल गैस तथा उत्पादक गैस, जल गैस ये वाला, उत्पादक गैस ये वाला, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है, मतलब ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है उद्योगों में। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, औद्योगिक ईंधन है। जल गैस फिर से बता देता हूं, CO प्लस H2 और CO प्लस N2, समझ गए। और ये कब हुआ, जब उस कोक पर अपन ने ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया करवाई, सॉरी मतलब वायु, बार बार, ठीक है वायु, तो वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये पूरा वायु है, ये मैंने कहा ना कि इस तरह वायु प्रयुक्त की जाती है, ये वायु पूरा, ये वायु, ठीक है हाँ, ये वायु है, समझ गए हाँ, ये वायु को शो कर रहा है, क्योंकि वायु में भाई बाकी चीजें भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, बाकी तो बहुत पॉइंट्स में होते हैं। ठीक है भाई, 78% और 20% मामला तो यही है। ठीक है, 20 या 21 के आसपास है। ठीक है, चीजें बहुत कम, पीछे के जो 1% रहा है उसमें चीजें होती है। तो मेन चीजें यही, इसलिए जब अपने वायु का नाम लिया तो अपने CO और N2 को शो कर दिया। ठीक है, बात क्लियर, यहां सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके कुछ गुण के बारे में बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने कैसी होती है, क्या चीजें इसके बारे में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, रंगहीन गंधहीन गैस होती है। ये कैसी होती है, रंगहीन और गंधहीन, ना तो इसका कोई रंग होता है ना ही इसकी कोई गंध आती है। तो ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, और कैसी होती है, विषैली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा विषैली होती है। क्लियर, चलिए अब देखो एक चीज, ये मैं बताऊंगा आगे। ठंड के दिनों में और जो अपन क्या करते हैं, अंगीठी जलाकर सोते हैं लोग, सिगड़ी इसको बोलते हैं मारवाड़ी में, सिगड़ी वगैरह, रूम में वो
अंगीठी जलाकर सोते हैं। आजकल तो खैर ऐसी दुर्घटना नहीं आती सामने, पहले ऐसे बहुत बार न्यूज में आता था कि भले रूम में सर्दी के समय अंगीठी जला के सो रहे थे और मर गए, बेहोश हो गए। ठीक है, तो होने वाली मृत्यु का यही कारण है। ठीक है, अब कारण क्या देखो, ये CO क्या है, विषैली प्रकृति होती है। ये क्या करता है, अपने शरीर के रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्या करता है, स्थायी संकुल बनाता है। कैसे बनाता है, स्थायी संकुल बनाता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना स्थायी होता है। अतः लाल रक्त कणिकाओं RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। ठंड के दिनों में कमरे में अंगीठी जलाकर सोने वाली मृत्यु का यही कारण होता है। होता क्या देखो, जब आप रूम में सोते हो ना, रात के समय सो रहे हो और रूम में सगड़ी या अंगीठी वो जलाई हुई है, ठीक है, अब उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, आप सो रहे हो मस्त, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हो या कि ऑक्सीजन ले रहे हो, क्योंकि उसकी गंध तो होती नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई गंध होती तो आपको मालूम पड़ जाता, अरे यार ये इस टाइप की, मतलब आपको कुछ भी दुर्गंध आती तो मालूम पड़ता ना, अरे यार ये क्या हो रहा है। अब उसका कोई गंध ही नहीं है, गंधहीन है। कैसी है, गंधहीन है और रंगहीन है, ना तो दिखेगी, ठीक है, ना ही कोई गंध है, और आप आराम से सो रहे हो, ठीक है, मस्त मजे कर रहे हो, ठीक है, सोते सोते, और सोते सोते सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे, आपकी आंख भी नहीं खुलेगी। समझ गए, सोते सोते मतलब बिना आंख खुले ही आप ऊपर चले गए। जब सोए तो वो आंख बंद हुई थी, फिर उसके बाद हमेशा वो बंद ही रहेगी। तो ऐसी गलती मत करना, कभी भी रूम के अंदर अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रूम में गर्मी होगी या फिर रूम में, मतलब सर्दी के दिनों में करते हैं ना, तो ऐसी गलती नहीं करना। होता क्या है कि भाई जब ये जलता है, उसमें कोयला, उस अंगीठी में रखा हुआ कोयला जलता है, तो क्या होता है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने शरीर में जाती है, वो शरीर में जाएगी तो हमने हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, क्रिया करके स्थायी संकुल बना देती है। वो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। समझ गए, हाँ। और फिर बेचारा जो हीमोग्लोबिन का काम जो ऑक्सीजन को लेके जाना होता है, उसकी जगह बेचारा CO को लेके जाता है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाता है, उसके साथ संकुल बना लेता है, और फिर क्या होता है, इंसान मर जाता है। और अगर किस्मत अच्छी है तो बेहोश होगा, नहीं तो फिर ऊपर तो जाना है ही है। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन गैस होती है और विषैली होती है। ठीक है, ये कारण समझ में आया। ये जल में लगभग अविलय होती है, जल में अविलय होती है। ठीक है, ये उदासीन ऑक्साइड, ये मैंने पहले भी देखा था। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, उदासीन ऑक्साइड है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय। ये होता है उभयधर्मी, वो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। ठीक है, वो अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, कभी क्षारीय की तरह व्यवहार करता है, कभी अम्लीय की तरह। लेकिन जो उदासीन होता है वो ना तो अम्ल ना क्षार। ठीक है, ये वाली बात। ये एक ज्वलनशील गैस है। ये क्या है, ज्वलनशील, यानी कि जलती है खुद, लेकिन जलने में सहायक नहीं है। ये बात अच्छी है, खुद तो जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। हाँ, कुछ तो होते हैं ना कि सनम हम तो डूबे तुमको भी ले डूबेंगे, ये वो वाली नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ खुद डूब रही है, किसी और को लेके नहीं डूबेगी। बाकी कुछ होती है कैसे, इसे सनम हम तो डूबे तुमको भी ले डूबेंगे, वो चीज इसमें नहीं है, ये सिर्फ यही डूबती है। अतः ये ऑक्सीजन या वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है। क्या करती है ये, ऑक्सीजन या वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है, क्योंकि ये क्या है, ज्वलनशील है। ये ऑक्सीजन या वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। अब ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है ना। कभी भी आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको समझा देना, तो मेरा वीडियो दिखा देना उसको, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट। CO क्या है, प्रबल अपचायक होती है। ये क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। ठीक है, प्रबल अपचायक है, इसलिए इनको क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। ठीक है, अतः इसे धातु क्रम में विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड से धातुओं के निष्कर्ष में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट एक ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, CO के कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के समान व्यवहार करती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट अच्छा है। अतः कई धातुओं के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनिल, क्या है, धातु कार्बोनिल बनाती है। क्या बनाती है, धातु कार्बोनिल। ठीक, ये हो गया। अब इंपोर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन के साथ क्रिया, इसके साथ क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये फॉस्जिन गैस बनाती है। फॉस्जिन गैस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जहरीली होती है और एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या करती है ये इसके क्लोरीन के साथ क्रिया करके फॉस्जिन गैस बनाती है, COCl2।
कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हो गया क्लोरीन, COCl2, ये फॉस्जिन गैस का सूत्र है COCl2, ध्यान रखना क्या बनाती है, फॉस्जिन गैस। बात क्लियर, ये बहुत विषैली होती है, आगे देखेंगे अपन। फिर बात करते हैं CO की रेखीय संरचना होती है। कैसा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, रेखीय, कैसा होता है, रेखीय संरचना होती है, क्योंकि इसमें C तथा O के मध्य एक सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। एक तो क्या होता है सिग्मा बंद, और 2 कैसे होते हैं, पाई बंद। 3 बंद है ना, 3 में से एक सिग्मा 2 पाई बंद। इसमें कार्बन पर कैसा संकरण होता है, sp संकरण, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो CO के उपयोग, कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग में आप देखोगे ना, तो युद्ध में प्रयुक्त विषैली गैस फॉस्जिन के निर्माण में, मैंने बताया ना COCl2, तो युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैली गैस फॉस्जिन किससे बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर एक होती है भाप अंगार गैस, वही जल गैस, वाटर गैस, इसका दूसरा नाम एक और है भाप अंगार गैस, CO तथा H2 तथा CO तथा N2, ये देखो इनके निर्माण में। फिर रंजक उद्योग में रंग रोधन, आयरन तथा निकल धातु के निष्कर्षण में, और एक होता है मेथिल अल्कोहल के निर्माण में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये भी बहुत ही मतलब अपन कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। और इसमें मैं बता रहा हूं ना, ये वाला टॉपिक आज का जो वीडियो है वो एज ए जनरल साइंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें है, क्लियर। चलिए, तो वायु में CO2 की मात्रा 0.03% आयतन से होती है, ठीक है। यानी कि जो वायु है, वायु में आपको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, N2O2, और CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%, 0.03%, ये CO2 की मात्रा होती है वायु में, ठीक है। यह दहन, किण्वन तथा श्वसन द्वारा प्राप्त होती है। अब ये CO2 की 0.03% मात्रा भी कहां से आती है, ये आती है दहन से, यानी किसी चीज को जलाओगे तो किण्वन या फिर श्वसन, सांस से आप छोड़ते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें, ठीक है। अब इस CO2 कैसे बनाते हैं, 2 विधि होती है, एक तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, एक उद्योगों में कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में तो क्या करते हैं, संगमरमर के टुकड़े, मार्बल, मार्बल नहीं होता, मार्बल, मार्बल के जो टुकड़े हैं उन पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा CO2 गैस बनाई जाती है। देखो ये संगमरमर हो गया, CaCl2, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बताया था जब अपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, एस ब्लॉक पढ़ा था तो अपने बात की थी ना, ये संगमरमर होता है, ये क्या है, संगमरमर, उसके ऊपर HCl की क्रिया करवाओ तो CaCl2 और ये बन जाएगा CO2। अब क्लियर। उद्योगों में क्या करते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी वही चीज है, CaCO3, ठीक है। चूना पत्थर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, चूना CO प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है, CO प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। बात क्लियर। तो ये तो प्रयोगशाला में, ये उद्योगों में, ठीक है। चलो ये हो गया चूना, हाँ सॉलिड वाला, ठीक है। हाँ नेक्स्ट गुण, अब इसके गुण क्या है, ये भी, कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, ये ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसी होती है, और आसानी से द्रवित हो जाती है, ये मेन पॉइंट है, आसानी से द्रवित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसको मतलब एक गैस है, इसको लिक्विड रूप में ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मतलब इस गैस को लिक्विड रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आसानी से द्रवित हो जाती है। CO2 एक अविषाक्त गैस है, यानी कि CO2 जहरीली नहीं है, CO2 जहरीली नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण इसके आधिक्य में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि ये खुद जहरीली नहीं है, लेकिन क्या होता है कि यदि मान लो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, O2 की मात्रा बहुत घट गई, और उस स्थिति में फिर आप CO2 की संपर्क में आ गए, CO2 के संपर्क में आ गए, तो फिर आपकी मृत्यु हो सकती है, समझ गए। हाँ, बाकी यदि आपको एक साइड से ऑक्सीजन भी मिल रही है अच्छे वाली, तो फिर वो CO2 इतना इफेक्ट नहीं डाल सकती। बात क्लियर। तो CO2 खुद इतनी विषाक्त नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में यदि इसकी अधिकता हो जाए तो फिर ये मृत्यु का कारण बन सकती है। CO2 गैस न तो स्वयं जलती है, न ही जलने में सहायक है। देखो सलम
सॉरी सलम क्या, हाँ अब एक डायलॉग बता ही रहा था मैं आपको, सनम, सनम, सनम ना तो हम डूबेंगे नहीं तुमको डूबने देंगे, ये वाली बात है इसमें। सनम ना तो हम डूबेंगे नहीं तुमको डूबने देंगे, यानी कि ना तो हम जलेंगे नहीं किसी को जलने देंगे। CO2 कैसी है, ना तो हम जलेंगे नहीं किसी को जलने देंगे। और CO कैसी थी, भाई मैं तो जलूंगी लेकिन किसी और को जलने नहीं दूंगी, जलने में साइक नहीं होती। ये क्या है, ना तो खुद जलती है ना किसी को जलने देती है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग अपन कहां करते हैं, अग्निशामक में भी करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपने मतलब किसी भी बैंक में वगैरह जाते हो तो लाल रंग के नहीं बने होते वो आग बुझाने वाले, ठीक है। तो उसमें CO2 होती है, उसमें क्या होती है, CO2 होती है, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया। तो CO2 को क्या करते हैं अपन, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें काम में लिया जाता है CO2 को, क्लियर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, आप सभी को पता ही है, मैं तो क्या ही बताऊंगा, आप बायो पढ़ने वाले हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे क्या करते हैं, वायुमंडलीय CO2 को, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब देख लो इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो ऐसी है, ये 12H2O 6CO2 12H2O, ठीक है। ये क्या है, ये शो करता है सूर्य की किरण, ये किसको शो करता है, सूर्य की किरण की उपस्थिति में। भाई खाना कब बनता है, दिन में बनता है, रात को तो ये क्रिया थोड़ी होती है, सूरज की रोशनी में होती है, ठीक है। और ये हो गया अपना पर्णहरित, ये कार्बोहाइड्रेट, फिर ऑक्सीजन बन गई और वही सारी चीजें, ठीक है। आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी जब आप बायो का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन। जीवाश्म ईंधन यानी कि जब ये नहीं होता अपन घास फूस वगैरह इनको जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन, चूना पत्थर का विघटन करोगे तो भी क्या बनेगी, यही बनेगी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है, इससे वायुमंडल का ताप भी बढ़ रहा है। इसे हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, जिसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं, आपको पता है ये पॉइंट, ठीक है, क्या मैंने लिख दिया है। तो ये वाली चीजें होगी किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो आज आप बहुत कुछ सीख गए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। कैसा लगा ये वाला आपने आज का वीडियो, ये मेरे को जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन के बारे में जाना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने जाना, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सीखा, तो बहुत कुछ अच्छी चीजें आपने सीखी है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए CO2 की संरचना, भाई CO2 कैसा होता है तो वो भी देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन परमाणु sp संग्रहित होता है, जिस प्रकार CO में भी कैसा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी sp होता है, इसमें भी कैसा होता है, sp संग्रहित होता है। इसमें दोनों sp संग्रहित कक्षक ऑक्सीजन परमाणुओं के p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि शेष 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ p पाई बंध बनाते हैं, ठीक है। अतः इसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य मतलब ये कैसा है, अध्रुवीय। अध्रुवीय, जो भी अध्रुवीय होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है। CO2 में CO बंध लंबाई समान होती है, ठीक है, जिसका मान लगभग 115 pm। अब देखो ये होता है CO2, इसमें ये जो एंगल होता है ये आपके 180 होता है, कितना होता है, 180 होता है। ये कैसा है, रेखीय है, ठीक है। CO2 जो अणु है वो कैसा है, रेखीय है, कैसा, सममित भी है, ठीक है, रेखीय है, सममित है, ठीक है। और कैसा है, अध्रुवीय है, कैसा, अध्रुवीय। अब एग्जाम में सवाल कैसे भी आ सकता है, ठीक है। CO2 अणु के बारे में कौन सी चीज गलत है, रेखीय, सममित, अध्रुवीय, कोई और पॉइंट दे दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, बात क्लियर। एक तो क्या रेखीय, ये बहुत बार चीजें पूछी जाती है, रेखीय है या कैसा है, ठीक है। तो CO2 जो अणु है वो रेखीय होता है, ये एंगल 180 होता है, ठीक है। और ये सम्मित होता है, अध्रुवीय। अध्रुवीय है तो इसका क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, शून्य होता है, बात क्लियर। चलिए अब CO2 का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या उपयोग है, तो उसके भी भाई बहुत उपयोग है। शुष्क बर्फ, ठोस CO2 का उपयोग आइसक्रीम तथा हिम स्थित भोजन के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा गया है,
बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये पॉइंट, बहुत बार जनरल साइंस भी, जनरल साइंस के जो सवाल आते हैं, कोई भी, जैसे कि भाई अभी सीईटी का एग्जाम हुआ, कोई दूसरे एग्जाम हुए, ठीक है, ऐसे जनरल साइंस भी बहुत बार पूछा जाता है, भले वो इंडिया लेवल के हो या कहीं पे भी हो, बहुत बार सवाल देखने को मिला है। शुष्क बर्फ होता है ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है, ध्यान रखना ये। एक होता है गैसीय CO2 का उपयोग मृदु पे, सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसमें झाग बनते हैं ना एकदम से, हिला हिला के एकदम से, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस होती है, ठीक है। अब देखो CO2 क्या करती है, सामान्य ताप दाब पर गैस के आयतन के बराबर जल के आयतन में घुल जाती है। CO2 क्या करती है, अपनी CO तो नॉर्मली जल में सही से विलय नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड जल में सही से विलय नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य ताप दाब पर गैस के आयतन के बराबर जल के आयतन में घुल जाती है। गैस का जितना गैस का आयतन होता है उतना के उतना बराबर ये जल के आयतन में घुल जाती है। जब दाब में वृद्धि की जाती है, जब अपन नॉर्मली दाब में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, वो और अधिक आसानी से घुल जाती है। दाब में वृद्धि होती है तो वो उसका घुलना क्या होता है, आसान हो जाता है, यानी कि अधिक आसानी से वो विलय हो जाती है, पानी में घुल जाती है। इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके अपन क्या बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ठीक है, सोडा वगैरह, सोडा नहीं होता, सोडा वगैरह में चीजें यही होती है, ठीक है। आपने अभी गर्मियों के दिन में देखा होगा, वो सोडा भरते हैं, इसमें सोडा भर के आपको देते, लो पियो लेमन जूस, वो वाला, तो वही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है वो, ठीक है। हाँ, बात क्लियर। वायु से भारी, वायु से कैसी होती है, भारी होती है तथा दहन में सहायक नहीं। वायु से तो भारी होती है और दहन में सहायक नहीं, तो क्या होगा, ये होने के कारण इसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कहीं आग लग रही है, कि इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वायु से भारी होती है तो वायु को विस्थापित कर देगी और उसकी जगह ये ले लेगी CO2, और फिर वो क्या करेगी, ना सनम हम जलेंगे ना किसी और को जलने देंगे, तो वो आग को बुझा देगी। बात क्लियर। हाँ, CO2 का उपयोग यूरिया के निर्माण में भी होता है, ध्यान रखना, CO2 का उपयोग यूरिया के निर्माण में भी होता है। एक और, रोगियों के लिए जो सप्शन वाली गैस होती है ना, उसमें 5% CO2 भी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर के लिए CO2 भी जरूरी है, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन भी मतलब अच्छी नहीं है, कहने का मतलब तो शायद ये हुआ ना। देखो वैसे क्या इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो नहीं पता, मुझे भी शेयर करेंगे कभी मालूम पड़ा तो। रोगियों के जो सप्शन के लिए होती है, ठीक है, जो मास्क होते हैं उसमें 95% O2 होती है और 5% CO2 का मिश्रण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस सवाल पूछा जाता है ऐसे, 95% O2 और 5% CO2 उसमें होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया बात क्लियर। अब बात करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड की। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है, C3O2। C3O2 ये अप्रिय गंध वाली गैस है। अप्रिय यानी कि बड़ी बेकार बदबू आती है, सही बता रहा हूं, अप्रिय गंध वाली। हालांकि मैंने तो कभी सुन के नहीं देखी, लेकिन बता रहा हूं, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसे ये अप्रिय गंध वाली गैस है। अभी कभी आई भी होगी तो अपने को मालूम थोड़ी ना पड़ेगा ये सब ऑक्साइड है, ठीक है। ये अप्रिय गंध वाली गैस होती है। अपन कभी भी गैस अपने नाक में पहुंचती है तो हालांकि वो भी कुछ गैस होगी, लेकिन उसका नाम थोड़ी ना मालूम होता है कि कौन सी वाली गैस आ रही हो, ठीक है। तो ये अप्रिय गंध वाली गैस है। इसको क्या करते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड को जब 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में बदल जाती है, ठीक है। इसका जो अणु है, इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। देखो ये इसके अणु की संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है, ठीक है। ये C3O2, ठीक। एक चीज होती है कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है, द्विसारी अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, द्विसारी अम्ल। इसमें देखो एक तो H2CO3 होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, एक होता है SCO3 NaCO3, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। जो कार्बोनेट होता है वो तो होता है सामान्य लवण, और जो बाइकार्बोनेट होता है वो होता है अम्लीय लवण, ठीक है। ज्यादा नहीं घोषणा, बस देख लो चीज, ये काम की चीज है। नाम है कार्बोरेंडम। नाम क्या है इसका भाई साहब का, कार्बोरेंडम। ये क्या है भाई साहब, सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC। जैसे कि जब भी ये कार्बाइड क्या होते हैं, जब कार्बन किसी के साथ द्विअंगी टाइप की यौगिक बनाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे कि लिथियम कार्बाइड हुआ, अपन ने बात की थी पहले भी, ये कुछ यौगिक आए होंगे लिथियम कार्बाइड वगैरह, तो ये इसको बोलेंगे लिथियम कार्बाइड, ये SiC है, ये हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अभी सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। मार्केट में ये कार्बोरेंडम या फिर उद्योगों में कार्बोरेंडम नाम से ही फेमस है, ठीक है।
अभी कार्बन एटम बनता कैसे है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको इसके साथ गर्म करते हैं तो विद्युत भट्टी में 2000 डिग्री सेल्सियस पे, ओ भाई साहब कितना बड़ा ताप है यार, सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है और ये बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसका मेन गुण क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ध्यान रखना सिलिकॉन कार्बाइड SiC। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कार्बोरेंडम किसको कहते हैं, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये एक सहसंयोजी कार्बाइड है। कैसा है? सहसंयोजी कार्बाइड है। ये बहुत ही कठोर पदार्थ है, मेन बात ये है, कार्बोरेंडम बहुत ही कठोर होता है, ये इसका उपयोग है, उद्योगों में उपयोग भी इसीलिए लिया जाता है कि ये बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, गर्म करने पर पिघलता नहीं है, ये गर्म करने पर पिघलता नहीं है तथा तत्वों में वियोजित हो जाता है, अम्ल से क्रिया नहीं करता, अम्ल से क्रिया नहीं करता। क्लियर? ठीक है, अब देखो आखिरी लाइन, इसकी हीरे जैसी संरचना होती है, इस जो कार्बोरेंडम है इसकी हीरे जैसी संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित होता है। प्रत्येक परमाणु कैसा होता है? sp3 संकरित होता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। ठीक है, अब जो sp3 संकरण है तो क्या हो जाएगा, 4 परमाणुओं द्वारा, जैसा हीरे में होता है, द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। इसका एक उपयोग और है, अर्धचालक युक्तियों, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होते हैं उनको बनाने में भी ये सिलिकॉन कार्बाइड ये उपयोगी है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? उपयोगी है। बात क्लियर? ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड अर्धचालक युक्तियों या सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में भी काम में आता है। यहां पे ये हो गया अपना ये वाला चैप्टर क्या सॉरी ये वाला कार्बन वाला टॉपिक फिनिश, वीडियो हो गया फिनिश यहाँ पे। ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाना, जो लिखा हुआ है वो लिखना है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, जो स्लाइड आपकी जैसी मैं नेक्स्ट स्लाइड लाता हूं जो आपके सामने वो तो लिखना ही है, उसके अलावा फिर मैं जो ऐसा कोई पॉइंट बोल दूं उस स्लाइड को समझाते वक्त तो उसको भी लिखना है। ये नोट्स पढ़ लिए, बात खत्म है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। और इतना मैं खुद मेहनत करके ये नोट्स बनाता हूं आपके लिए, 3-4 घंटे मेरे को लगते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सारी जगह से मतलब, ठीक है, पूरा अच्छे से जो चीज काम की है आपके लेवल के साथ जो जरूरी है वो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब अच्छे वाले नोट से आपको, आप मतलब पेड कोर्स में भी जाओगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ऐसे ये S&P ब्लॉक तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, ऐसे दे देंगे नोट्स, इसको पढ़ लेना, बात खत्म, फिर ऊपर ऊपर से चीजें थोड़ी समझा के बात खत्म। ठीक है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो जरूरी होता है उसको समझाता हूँ, कुछ ऐसे ही देखने वाली होती है, हाँ इसको नोट कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो उसको उस हिसाब से मैं आपको कर रहा हूँ चीजें। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन? नेक्स्ट क्लास में अभी ये कार्बन फैमिली बाकी है, कार्बन फैमिली में अभी कुछ यौगिक और उनकी बातें करनी है, अभी लेड के यौगिक है, ठीक है, टिन के यौगिक है, उन सभी की बातें करनी है। ठीक है ना, हाँ, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।